जके की आज की नशरियात लेकर आपका मेजबान इशफा गौहर हाजिर खिदमत है। गुड मॉर्निंग, आदाब। मैं हूं आसिफ रशीद। सामीन नाजरीन, आज की नशरियात में जहां जम्मू कश्मीर की मुख्तलिफ छोटी बड़ी खबरों से आपको रूबरू ज़रूर करवाएंगे। आपको मुल्की सतह पर जो सूरत हाल इस वक्त है, एक दो बड़ी अहम बातें हैं, उस पर गुफ्तगू करेंगे। आलमी सतह पर क्या कुछ चल रहा है उस पर भी गुफ्तगू करने की कोशिश करेंगे और आपको ग्राउंड ज़ीरो पर जब लिए चलेंगे तो आपको बताएंगे कि ज़मीनी सूरत हाल किस तरीके की है जम्मू कश्मीर के अंदर। ग्राउंड रिपोर्टर्स हमारे साथ ज्वाइन करेंगे क्योंकि माना जा रहा है कि आज भी जो हफ्तावार बंद हुआ करता था जम्मू के कुछ अजला के अंदर, अब कश्मीर के एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर आज से बंदिश आयद कर दी गई है क्योंकि कोविड-19 के पेश नज़र ये फैसला जो है वो लेना पड़ा है। तो इन सभी मामलों पर हमारी नज़र रहेगी और ख़ुसूसन आज बात होगी जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी की कि किस तरीके से जम्मू का जो मास्टर प्लान है उसे किस तरीके से तार तार किया जा रहा है। और तार तार करने वाले जो है वो बाहर से कोई नहीं बल्कि दफ्तरी तवालत और आपसी तालमेल न होने की वजह से मास्टर प्लान बालाए ताख रखा जा रहा है और जिसकी वजह से जम्मू के लोगों को, जम्मू शहर के लोगों को काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। आज ये सारे मामले आपके सामने हम रखेंगे एक एक करके, लेकिन इस उम्मीद के साथ कि 9:40 से आपकी फ़ोन कॉल्स को भी हम लेना शुरू करेंगे। कोशिश करेंगे कि 10-12 कॉलें आप ले पाए जल्दी से और फिर आप हमारा साथ देंगे। टीवी पर तो आप हमारे साथ हैं ही, आप फटाफट से फ़ोन अपना उठाएंगे। इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक के ज़रिए से आप इन नशरियात को देख सकते हैं। आप MX प्लेयर पर आ सकते हैं, वहाँ पर भी हमारी नशरियात को देख सकते हैं। हमारी वेबसाइट पर आना ना भूलिएगा, www.gulistannews.in पर ज़रूर आइएगा और वहाँ पर तज्जिया तबसरा भी पढ़ेंगे आप, आलमी खबरें भी देखेंगे आप और अपनी बात हम तक भी पहुँचा सकते हैं। तो आज की खबरों का करते हैं आगाज़ और अभी तक की जो सबसे बड़ी पहली खबर आपके सामने हम ला रहे हैं वो जरा है श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह के हवाले से। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह एक बार फिर गाड़ियों की आमदोरफ्त के लिए बंद हो गई है। जी हां, रामबन के अंदर एक बार फिर ढलवास के मकाम पर पस्सियां गिरने की वजह से जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे दोबारा बंद कर दी गई है और गाड़ियों की आमदोरफ्त दोनों तरफ से मुतासिर हुई है। हालांकि गुज़श्ता दिनों शाहराह को बहाल करने के लिए जहां पर काम तेजी से किया गया, वन वे ट्रैफिक को शुरू किया गया, लेकिन उसके बाद थोड़ी राहत उस वक्त मुसाफिरों को मिली जब दोनों तरफ से ट्रैफिक छोड़ा गया। अब इस वक्त बड़ी खबर आ रही है कि देर रात दोबारा पस्सियां गिरी और एक इलाके के अंदर जहां पर सड़क धंसने की भी इतलात मौसूल हो रही हैं और इस वक्त ट्रैफिक हुकाम से जो बात हो पाई है, शुरुआती रिपोर्ट्स जो मिल रही हैं, करीब एक दिन शाहराह को बहाल करने में लग सकता है। तो गाड़ियों का एक लंबा जाम इस वक्त जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर पहले ही देखा जा रहा है, लेकिन इसमें मजीद मुश्किलें, ट्रैफिक की आवाजाही जब रुकी है तो मुसाफिरों के लिए और माल बरदार गाड़ियां या कारोबारी जो वादी कश्मीर की तरफ खासतौर से जरूरी साजो सामान लेकर जा रहे हैं उनके लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। इस वक्त जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे एक बार फिर रामबन ढलवास के मकाम पर पस्सियां गिरने की वजह से बंद हुई है। गुज़श्ता दिनों लगातार शाहराह पर मेहाड़ रामबन के मकाम पर पत्थर गिरने की वजह से बार बार हाईवे बंद हो रहा था। उसके बाद एक दिन जरूर राहत मिली मुसाफिरों को, या मुसाफिर गाड़ियों के साथ साथ जो माल बरदार ट्रक थे उनको रवाना किया गया अपनी मंजिलों की तरफ। लेकिन इस वक्त दोबारा शाहराह पर एक लंबा ट्रैफिक जैम देखा जा रहा है जहां पर गाड़ियां दोनों तरफ से फंसी हुई हैं। बताया जा रहा है कि सैकड़ों गाड़ियां जो वादी कश्मीर की तरफ रवा दवा थी और वादी से जम्मू की तरफ भी कई गाड़ियां आ रही थी इस वक्त, जिनमें मुसाफिर गाड़ियां भी इस वक्त शामिल है। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर लंबा ट्रैफिक जाम क्योंकि ट्रैफिक के लिए नेशनल हाईवे इस वक्त बंद हो गया है। नदीम इकबाल हमारे नुमाइंदे इस वक्त राह रास्त हमारे साथ हैं रामबन से। नदीम, क्या कुछ ताजा तरीन तफसीलात हैं जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे के हवाले से? जी बिल्कुल आसिफ, देखिए जिस तरह से हम श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे की बात करें तो अक्सर हम देखते आ रहे हैं कि जैसे ही मौसम खराब होता है श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे पर पस्सियां और पत्थर गिरने का सिलसिला शुरू हो जाता है। अभी की अगर हम बात करें तो जिस तरह से मौसम ने करवट बदली और ढलवास के मकाम पर अगर हम बात करें, रात देर गए तक जो पत्थर गिरने का सिलसिला तो चला आ रहा था, लेकिन जैसे ही बारिश का जो सिलसिला है वो तेज होता गया और उसके साथ ही हमने देखा कि ढलवास के मकाम पर जो पस्सियां उतर रही थी, पस्सियां उतरी, लेकिन उसके साथ में वहां पे रोड का कुछ एरिया सिंक भी हुआ है और इस वजह से श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर आज सुबह 5 बजे से गाड़ियों की आमदोरफ्त मुकम्मल तौर बंद हो गई है। ट्रैफिक हुकाम की जहां तक हम बात करें, ट्रैफिक हुकाम के मुताबिक जो भी गाड़ियां जम्मू से कश्मीर की तरफ जा रही थी उन्हें जखैनी और चनहनी के मकाम पर रुकाया गया है और जो गाड़ियां वादी कश्मीर से जम्मू की तरफ जा रही थी उन्हें चंदरकोट, जसवाल ब्रिज, करोल का मकाम है वहां पे शान पैलेस, बानीहाल और रामसू के एरियाज में रुकाया गया है।
अगर ट्रैफिक हुकाम की हम बात करें रोड क्लियरेंस की, तो उनका ये कहना है कि अभी तक काफी ज्यादा जैमिंग है, क्योंकि आसिफ जब हम देखते हैं कहीं भी पस्सियां उतरती है तो जब व्हीकुलर मूवमेंट चल रहा होता है तो उस वक्त काफी जैमिंग हो जाती है। अभी की बात करें, अभी भी ढलवास के दोनों अतराफ में काफी ज्यादा ट्रैफिक जैमिंग देखने को मिली है, और जो क्लियरेंस मशीनरीज है, एक्सकेवेटर है, जो वहां ले जाने हैं, अभी तक वो वहां नहीं पहुंच पाए क्योंकि काफी जैमिंग है, और उसको क्लियर करके ही ये एक्सकेवेटर जो नदीम मशीनरीज वहां बताइएगा, पे। ये मौसम का मिजाज तो ठीक है, तो ये पसियां जो आप लगातार परसों कह रहे थे, देखिए मौसम ठीक हो खराब हो लेकिन अब पसियां गिरना शुरू हो गया है और ये शाहरा ज्यादा देर तक नहीं चलनी है, अब ये अक्सर बंद रहेगी। पिछली बार भी यही देखा था हमने कि अगस्त के बाद अक्सर शाहरा बंद रही थी। तो क्या ये माना जाए कि मौसम का मिजाज ठीक हो ना हो, शाहरा किसी भी वक्त बंद हो सकती है? स्पेशली रामबन से बानिहाल ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्ट्रेच है, यहां पर कुछ भी प्रेडिक्ट करना काफी मुश्किल है। जी बिल्कुल गौर साहब, देखिए जिस तरह से हम नेशनल हाईवे की बात करते हैं तो साल 2015 के बाद हम देखते आ रहे हैं, मौसम खराब हो या मौसम खुशगवार हो, लेकिन श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा गाड़ियों की आमदरफ्त के लिए अक्सर बंद रहती है। अगर आज की हम बात करें, जिस मकाम का मैं जिक्र कर रहा हूं जहां पे आज नेशनल हाईवे बंद हुआ है, आज से तकरीबन 4 से 5 महीने पहले की बात करें तो वहां पे लगभग जो 150-200 फुट के करीब जो एरिया था वो सिंक हुआ, 200 मीटर के करीब का एरिया जो सिंक हुआ था, और वहां पे एक हफ्ते तक कौमी शाहरा पर गाड़ियों की आमदरफ्त बंद रही थी। और आज भी वही मकाम है, ढलवास का मकाम है, जहां पर काफी ज्यादा रिहायशी मकानात को भी नुकसान पहुंचा था। अभी की अगर हम बात करें, अभी वही एरिया है जहां पे रोड सिंक हुई है, और ट्रैफिक अथॉरिटीज का तो ये कहना है कि 1 दिन का वक्त लग सकता है इस रोड को रेस्टोर करने में, क्योंकि वहां पस्सियां हटानी नहीं है लेकिन नए से रोड कंस्ट्रक्शन करनी है, क्योंकि सड़क का काफी ज्यादा हिस्सा धंस गया हुआ है। गौर साहब, मैं एक चीज और बताता चलूं कि नेशनल हाईवे पर अगर देखें मौसम खराब हो या मौसम खुशगवार हो, ये चीज तो हम देखते ही रहते हैं कि पत्थर और पस्सियां किसी भी वक्त किसी भी जगह पर उतर आती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इसके लिए हम जो कंस्ट्रक्शन एजेंसीज हैं जो 4 लेनिंग का काम कर रही है वो रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए, जिन्होंने जो कटिंग गलत तरीके से की, या फिर अगर ढलवास के मकाम पर पहले 1 हफ्ता रोड बंद रही थी तो वहां कहीं ना कहीं ये कमजोरी नजर आ रही है कि जो रेस्टोरेशन वहां पे हुई थी, जो रोड को काबिल आमदरफ्त तो बनाया गया था लेकिन वो कहीं ना कहीं टेम्परेरी बेसिस पे था, जिसका खामियाजा आज तो भुगतना पड़ रहा है। वक्त लग सकता है नदीम शाहरा बहाल होने में? जी आसिफ, ट्रैफिक अथॉरिटीज के अकॉर्डिंगली 1 दिन का टाइम लग सकता है श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे को क्लियर करने में, क्योंकि बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा फिलहाल बंद है और ट्रैफिक हुकाम के मुताबिक जो हमारे नुमाइंदे की बात हुई है, 1 दिन भी लग सकता है शाहरा को बहाल करने में। और ऐसे में अगर आप जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पर सफर के लिए निकलते हैं, जरूरी साजो सामान लेकर निकलते हैं, तो एक बार ट्रैफिक हुकाम से, ट्रैफिक कंट्रोल रूम से जरूर राब्ता कीजिए, क्योंकि मेहाड़ से रामबन तक इस वक्त शाहरा बंद है, खासतौर से ढलवास के मकाम पर जहां पर शाहरा का एक हिस्सा धंस भी गया है और उसके साथ साथ पस्सियां गिरने का सिलसिला दोबारा नेशनल हाईवे पर शुरू हो गया है। चलिए जी, ये तो बात थी जी श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे की। अब बढ़ते हैं जरा आगे। जब बात सफर की हो रही है तो आपको एक और अच्छी खबर भी बताते चले। कोविड-19 की वजह से पूरी दुनिया के अंदर सफर बंद हो गया था, स्पेशली एयर सर्विसेज जो थी वो सस्पेंड हो गई थी, और काफी मुश्किल से जब थोड़ी बहुत राहत मिली, कोविड-19 की राहत मिली, राहत मिलना शुरू हो गई, तो सरकार ने अपने तरीके से कुछ प्लान किया और उसको एग्जीक्यूट करवाया, और फिर हमने देखा कि आहिस्ता आहिस्ता करके वहां से फिर जो दरमानदार लोग थे उन्हें वापस अपने वतन लाने की कोशिश की गई। और अब एक बड़ी खबर जो इस वक्त आ रही है वो मरकजी शहरी हवाबाजी के जो वजीर है उनकी तरफ से सामने रखी गई है, और शहरी मरकजी वजारत की तरफ से, हवाबाजी के वजीर की तरफ से जो माना जा रहा है, उनका मानना है कि आने वाले दिनों में बड़े पैमाने पर जो है और ट्रैफिक को रेस्टोर किया जाएगा, यानी एयर ट्रैफिक को और ज्यादा स्ट्रेंथन करने की कोशिश की जाएगी। अभी 33% ट्रैफिक जो है वो चल रहा है। इसको माना जा रहा है कि दिवाली के बाद, यानी अब आप समझ लीजिएगा 14 नवंबर का टाइम दिया गया है, 14 नवंबर के बाद हो सकता है इसमें और बेहतरी आए और ऑपरेशन जो है, फ्लाइट ऑपरेशन जो है, इसको मजीद वुसअत देने की कोशिश की जाएगी। बिल्कुल बड़ी खबर, क्योंकि राहत लॉकडाउन के करीब 8 महीनों के बाद दोबारा मुसाफिरों को मिल सकती है। घरेलू परवाजें पहले जरूर शुरू की गई थी लेकिन इन्हें महदूद किया गया था कुछ रास्तों के अंदर, जहां पर दरमांदा मुसाफिरों की एक बड़ी तादाद थी। एक रियासत से दूसरी रियासत कामकाज की घर से जो लोग गए थे उनको वापस लाने के लिए जरूर सरकार की तरफ से वंदे भारत मिशन के 5 अलग अलग फेसेस चलाए गए, लेकिन घरेलू परवाजें अब रूटीन वाइज दोबारा चलाई जा सकती हैं। लेकिन दिवाली तक ये राहत मुसाफिरों को मिल सकती है, और उसके साथ साथ बैनुल अक़वामी परवाजों का सिलसिला जो शुरू तो किया गया था लेकिन वंदे भारत मिशन के तहत लिमिटेड टाइम के लिए, जिसको अब बंद किया गया है, अब आने वाले वक्त में 14 नवंबर तक
जब दिवाली का त्योहार होगा तो तब तक सरकार का यह मानना है कि रिस्टोरेशन दोबारा कोशिश की जा रही है कि जो एयर ट्रैफिक है उसको बहाल किया जाए, बैनुल अक़वामी परवाजों के साथ साथ घरेलू परवाजों को भी शुरू कर दिया जाए, ताकि बाहर जो अब भी लोग दरमांदा हैं या घर जिनकी वापसी होनी है वो मुमकिन हो पाए, जो इस वक्त बैनुल अक़वामी परवाजें बंद होने की वजह से नहीं हो पाए हैं। इसके साथ साथ इंटरस्टेट जो मुल्क के अंदर जो घरेलू परवाजों का सिलसिला खासतौर से शुरू होना चाहिए एक रियासत से दूसरी रियासत से, उनको भी जो पहले महदूद रहा, बड़े पैमाने पर अब सरकार की तरफ से रूटीन वाइज जो पहले चलता था उसी हिसाब से 14 नवंबर तक या दिवाली के आते आते सरकार की तरफ से शुरू किया जा सकता है। और शहरी हवाबाजी के वजीर हरदीप सिंह पुरी की तरफ से यह बयान सामने आया है कि अगले 2 से 2.5 महीने के बाद तमाम मुसाफिरों को, उन लोगों को भी जो मुल्क से बाहर इस वक्त कामकाज की गर्ज से हैं या तलबा हैं, ताजिर हैं, उन लोगों को भी राहत सरकार पहुंचा सकती है। सरकार राहत पहुंचाएगी, लेकिन कोविड-19 पर पहले पूरी नजर रखेगी और जिस तरीके से कोविड-19 नरमी दिखाएगा और खत्म होगा, उतनी ज्यादा परवाजों को चलाने का मन भी बनाया है सरकार ने। यानी सब कुछ डिपेंड करता है कोविड-19 पर। कौमी शाहराह बंद, लेकिन अच्छी खबर ये कि शहरी हवाबाजी के वजीर की तरफ से कहा जा रहा है कि 14 नवंबर के बाद मजीद परवाजें जो हैं वो उड़ेंगी और मजीद रास्ते जो है हवाई सर्विस के जो है वो खोल दिए जाएंगे, ताकि सार्फिन को और सफर करने वाले लोगों को और ज्यादा परेशानियों का सामना ना करना पड़े। फटाफट से बढ़ते हैं आगे अपनी एक और खबर की और खबर जरा सियासी है, क्योंकि कल पूरे दिन की खबर पर जब हम नजर डालते हैं तो मामला जो था वो कांग्रेस वर्किंग कमेटी का था, क्योंकि कल पूरा दिन नजरें कांग्रेस वर्किंग कमेटी पर न लगी थी, क्योंकि 7 घंटे का इजलास वहां पर हुआ था और मामला था कि आखिर अगला सदर कांग्रेस का कौन होगा, कौमी सदर कौन होगा। और चूंकि जो अभी मौजूदा सिस्टम के तहत सोनिया गांधी वहां पर इंटरिम प्रेसिडेंट है, उनका टेन्योर खत्म हो रहा था, इसलिए कल 7 घंटे तवील बहस मुबाहिसे के बाद दोबारा फिलहाल कंटिन्यू करेंगी सोनिया गांधी। लेकिन इस बीच जो खबर सामने आई थी कल पूरे दिन, जिसमें कपिल सिब्बल का नाम सामने आया, गुलाम नबी आजाद का नाम सामने आया, और फिर हमने देखा कि कपिल सिब्बल ने अपनी वजाहत दी, गुलाम नबी आजाद ने अपने तरीके से वजाहत दी, लेकिन उसमें कपिल सिब्बल ने अपने बयो से, यानी जो सोशल मीडिया का उनका प्लेटफॉर्म है, उससे उन्होंने कांग्रेस का नाम भी हटा दिया और तरह तरह की खबरें जो थी वो चलती रही। लेकिन बड़ी बात जो इस वक्त सामने आई वो ये है कि फिलहाल कांग्रेस के अंदर इंटरिम सदर जो है वो सोनिया गांधी ही रहेंगी और अगले सदर के चुनाव के हवाले से कोशिशें तेज की जाएंगी। और अगर इस बड़ी पार्टी का हाल ऐसा है कि सदर मिल नहीं रहा है और जमहूरी तर्ज पर जो इलेक्शन होते हैं पार्टीज के अंदर, 82 या 83, मुझे जहां तक याद है 82 और 83, जब लास्ट इलेक्टेड हुआ था, इलेक्टेड प्रेसिडेंट आया था कांग्रेस के अंदर, उसके बाद चलता रहा इंटरीम और नॉमिनेशन का सिलसिला, और बड़े पैमाने पर जो इलेक्शन होते हैं शायद वो उस तरीके से नहीं हुए हैं। तो एआईसीसी का इजलास कल खत्म हुआ और उसमें ये मामला जो है वो सामने आया। इस बीच जब ये मामला चल रहा था तो गुलाम नबी आजाद के जो मदा है जो जम्मू कश्मीर के अंदर है, वो बड़ी क्लोज आए रखे हुए थे जी जम्मू कश्मीर से नई दिल्ली पर, क्योंकि गुलाम नबी आजाद ने जिस तरीके से पहले बयान सामने आया कि राहुल गांधी और गुलाम नबी आजाद के बीच में मामला जो है वो सही नहीं है, क्योंकि कहा जा रहा था कि राहुल गांधी ने कहा कि कपिल सिब्बल, गुलाम नबी आजाद और बहुत सारे लोग जिन्होंने खत लिखा है उन्होंने बीजेपी की ईमा पर यह खत लिखा, जिस पर काफी बरहमी का इजहार जो था वो किया गया। बाद में वजाहत आई कि इस तरीके की कोई बात नहीं है। अगर इस तरीके की बात नहीं थी तो कपिल सिब्बल साहब ने कांग्रेस का नाम क्यों हटाया, ये भी अपनी जगह एक बड़ा सवाल है। लेकिन जम्मू कश्मीर के लीडरों का मानना कि देखिए वो मुकम्मल तौर पर इस पूरी खबर पर नजर रखे हुए हैं और अगर जरूरत पड़ी तो वो अपने लीडर यानी गुलाम नबी आजाद के साथ कोई भी फैसला ले सकते हैं। बहरहाल फैसला अब नहीं होगा क्योंकि आजाद साहब भी कांग्रेस के अंदर ही हैं, खामोश रहेंगे, लेकिन आजाद साहब भी वहीं पर है। तो ये सिलसिला जो वहां से भी चल रहा था, लेकिन बढ़ते जरा आगे, क्योंकि मामला जब कांग्रेस का है आसिफ, तो बता दीजिएगा कांग्रेस के अंदर जब जम्मू कश्मीर की हम बात करते हैं तो 2 बड़ी बातें आज आपके सामने आ रही हैं जी। एक, कांग्रेस कमेटी का आज इजलास श्रीनगर के अंदर होना है। आपको याद होगा कि कांग्रेस कमेटी का इजलास श्रीनगर के होने का मतलब क्या है, क्यों? कल एक खत की खबर सामने आई थी जिसमें कहा गया था कि कांग्रेस के सीनियर लीडरों की तरफ से एक खत जो है वो नई दिल्ली के लिए रवाना किया गया, जिसमें यह कहा गया कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर को हटाया जाए और उन पर संगीन इल्जाम जो है वो लगाए गए। इधर श्रीनगर में कांग्रेस कमेटी का आज इजलास होगा।
दोपहर 12:30 बजे के करीब पार्टी हेड ऑफिस में श्रीनगर के अंदर ये इजलास मुनक्किद होने जा रहा है और साबिक वुज़रा, रुकने असेंबली या फिर साबिक का जो लेजिस्लेटर्स हैं, एमएलसीज हैं, एमएलएज हैं, उन सभी को आज की मीटिंग में बुलाया गया है। जनरल सेक्रेटरीज और यहां तक कि जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स हैं उनको भी आज की मीटिंग में खास तौर पर मदऊ किया गया है। तमाम पहलुओं पर गौर किया जाएगा और माना जा रहा है कि जो पार्टी सदर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के हैं उनको लेकर कोई बात जरूर हो सकती है, लेकिन सबकी राय यहां पर जानी जाएगी, सबसे मशवरा लिया जाएगा, सबको बात रखने का मौका दिया जाएगा। और आज पार्टी की हेड ऑफिस में श्रीनगर के अंदर मीटिंग बुलाई गई है, तो कल दिल्ली और आज श्रीनगर के अंदर सबकी नजरें इस मीटिंग पर मरकूज ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहले हमने देखा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का इजलास हुआ और एक सियासी हवा बनी। उसके बाद हमने देखा कि अब कांग्रेस का इजलास होने जा रहा है और लगातार वो कांग्रेस अब खुलकर मैदान में आ रही है, क्योंकि पिछले दिनों उन्होंने साबिक वज़ीर आज़म राजीव गांधी के जन्मदिन के हवाले से भी इजलास तलब किया था कांग्रेस हेडक्वार्टर पर, और अब दोबारा से आज मीटिंग हो रही है। हमारे साथ सुरिंदर सिंह चन्नी कांग्रेस के सीनियर लीडर भी हैं और जनरल सेक्रेटरी भी है जिन्होंने इजलास को तलब किया है। इनके पास सीधे चलते हैं। सुरिंदर जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। कांग्रेस का अहम इजलास है तो जानना चाहेंगे कि खदोखाल और अहम मुद्दे क्या हैं कांग्रेस कमेटी के इजलास के आज के। गौर साहब शुक्रिया। बेसिकली आज 12-12:30 बजे जो हमने प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष मीर साहब ने एक इजलास तलब किया और इसकी एक कड़ी है कि जिस तरह अभी आपने देखा CWC की कल मीटिंग थी, तो ये होता रहता है हर प्रदेश के अंदर, इसको मंथन होता है और वहां पे क्या जिस तरह सोनिया जी को दोबारा से फिर इंटरिम प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया CWC के द्वारा, तो उसी कड़ी को मद्देनजर रख के आज हमने मुल्की सतह पे भी ऐसे जो कांग्रेस के इजलास है वो बुलाए गए होंगे और हमने जम्मू कश्मीर के अंदर भी उसी को लेके कल अध्यक्ष की डायरेक्शन पे यहाँ कल आज जो है आज हमने उसको मुनक्कद करने का एक प्रोग्राम किया हुआ है। बड़े मुद्दतों बाद बड़ी देर के बाद इस तरीके से लग रहा है कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी जो जम्मू कश्मीर की है वहां पर इख्तिलाफ राय खुलकर सामने आया है। मुझे याद है गुलाम रसूल कार साहब और दीगर उससे पहले वाला मामला कि कांग्रेस किस तरीके से 2-3 खीमों में हुआ करती थी, उसके बाद लग रहा था कि ये खीमाजनी खत्म हो गई है, लेकिन कल से दोबारा खबरें सामने आई कि सीनियर लीडरों की तरफ से लगातार तहरीर किया गया मरकजी क़यादत को कि पार्टी को रिशफल किया जाए और पार्टी सदर को पार्टी से हटाया जाए। काफी संगीन इल्जामात लगे हैं। देखिए गवर्नर साहब, ऐसा है कि हमने अभी हमारे पास कोई ऐसा जो लिखती खातिया लिखा गया उसका हमारे पास कोई कॉपी वगैरह नहीं है। हमने भी सोशल मीडिया के माध्यम से इस चीज को हमने नोटिस लिया हुआ है, लेकिन अगर आज के इन हालात में अगर कोई इस तरीके का इंडिसिप्लिन करता, आपने देखा जब से गुलाम अहमद मीर साहब प्रेसिडेंट आए और उन्होंने पार्टी के अंदर इंडिसिप्लिन को क्रिएट करने वालों के खिलाफ हमेशा कार्रवाई की गई और ये हर पार्टी में होता है। अगर कोई भी आदमी पार्टी के बाहर रह के और पार्टी के अंदर रह के पार्टी के खिलाफ कोई काम करता है तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाता है, ये कोई नई बात नहीं है। अगर हम लेकिन सुरेंद्र जी, बड़ा अफसोस है आप कह रहे हैं कि हमने जी कोई खत देखा नहीं, लेकिन पार्टी ने बयान जारी करके ये कह दिया कि जिन लीडरों ने खत लिखा वो तो पंचायत इलेक्शन नहीं जीत सकते। तो खत अगर आपको मिला नहीं तो उनके खिलाफ आपने महाज खोल दिया। अगर आप हमारी स्टेटमेंट को चेक करेंगे गवर्नर साहब, तो हमने उसमें लिखा कि ये जो खबरें अभी तक आई हैं अगर ये बिल्कुल सही है तो उनके खिलाफ बिल्कुल हमें एक्शन जो है वो लिया जाएगा, क्योंकि पार्टी में रह के कोई भी आदमी पार्टी में इंतशार फैलाएगा तो उसके लिए तो आपने उसमें देखा होगा कि हमने पिछली बार एक बहुत बड़े 2 लीडर जो थे हमारे जम्मू कश्मीर से, एक कश्मीर से और जम्मू से, उनको पार्टी के बाहर रास्ता दिखाया गया। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। अगर कोई भी आदमी तो ये भी तो माना जा रहा है कि आज का इजलास ही इसी बात पर बुलाया गया है कि किस तरीके से पार्टी सदर को बचाया जाए। नहीं, अभी आज का जो इजलास है वो हम अभी सोनिया जी दोबारा से नियुक्त हुई हैं, जब तक इलेक्शन होता है पार्टी का कौन सदर दोबारा मुंतखब होता है उसको लेके मंथन होगा, हो सकता है इस पे भी चर्चा हो। तो सुरेंद्र जी, क्या जम्मू सूबे से भी सभी लीडरान आज मीटिंग में शामिल हो रहे हैं? नहीं, ये सिर्फ कश्मीर, आपने अगर चिट्ठी देखी होगी जो हमने ऑफिस से इशू की है, ये सिर्फ कश्मीर वादी के जो हमारे सीधा साथी हैं, क्योंकि कोविड को मद्देनजर रख के SOP का ख्याल रख के हमने इस मीटिंग को बिल्कुल
शर्ट तक जो भी कुछ अपने साथी हैं उनको बुलाया हुआ है। चलिए जी, बहुत शुक्रिया जी सुरेंद्र जी हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी बता रहे थे 12:30 बजे इजलास है, दिल्ली की सियासत को डिस्कस करना और जरूरत पड़ी तो जम्मू कश्मीर के मामला पर भी बहस होगी। अनवर भट्ट साहब सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है कांग्रेस के, वो भी हमारे साथ है, लेकिन ये वो शख्स है जो सिग्नेटरी है उस खत के जो लिखा गया है। अनवर जी बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। भट्ट साहब, माना जा रहा है कि एक खत लिखा गया है और वो खत कांग्रेस सदर सोनिया गांधी को भेजा गया है जिसमें गुलाम अहमद मीर को हटाने की बात कही गई है और आपका नाम भी उसमें है। पहले तस्दीक चाहेंगे आपसे, क्या वाकई तौर पर कोई खत लिखा गया है, क्या कोई इस तरीके की कार्रवाई हुई है? गवर्नर साहब बहुत बहुत शुक्रिया याद करने के लिए। आपने जो फरमाया कि ये जमहूरी हक है, हर एक को जमहूरियत में ये हक बनता है कि अपनी बात, पार्टी की बात जो होगी वो सामने रखनी है। दरअसल बात यह है कि चिट्ठी गई है हाईकमान को कि जम्मू कश्मीर में जो हालात है जो बने हैं, मैं आपको ये अर्ज करना चाहता हूँ। इससे पहले गुलाम नबी आजाद साहब और अम्बिका जी को खत गया है सीनियर लीडरों की तरफ से। बड़े बड़े जो हमारी कांग्रेस पार्टी में बड़े लीडर हैं, फार्मर मिनिस्टर्स थे, ऑफिस बेयरर्स थे, इनने लिखा है कि हालात को देखकर कांग्रेस पार्टी में स्प्लिट हो रहा है। मैं आपको एक मिसाल देना चाहता हूँ कि मीर साहब मेरे अजीज है। ऐसी बात ये है कि हमारे पार्टी जो पिछले साल से टूट के आई है उसमें तकरीबन एक दर्जन सीनियर लीडर उस पार्टी छोड़कर भाग गए और भागते भागते हमारे प्रदेश प्रेसिडेंट मीर साहब ने कभी ये गुवारा नहीं किया कि वो हमें पूछे कि ये क्यों भागते हैं, जबकि बहुत बार उसको कहा गया कि हम बैठेंगे बात करेंगे। आकर हमारी पार्टी में आप देखिए कि श्यामलाल शर्मा, देखिए मनजीत सिंह, विक्रम मल्होत्रा, एजाज साहब, मुमताज साहब, रियासी का जिला सदर, हमारे वादी से शेब लोन, फारूक अंद्राबी, इरफान नकीब, उस्मान मजीद जैसे लोग पार्टी छोड़कर निकल गए। क्या हम जिस पार्टी को हमने खून से सींचा, राही में इस कांग्रेस पार्टी में रहे हम, क्या हम देखेंगे आपके घर को उजड़ते हुए? तो लिहाजा मजबूर हो गए कि हाईकमान को चिट्ठी लिखी गई है, इसकी तस्दीक हो गई है, नंबर 1। नंबर 2, पार्टी हाईकमान की तरफ से क्या कोई आपको एश्योरेंस मिला है कि देखा जाएगा या पार्टी अभी अपने मखमसे में लगी है कि किस तरीके से पार्टी सदर को चुना जाए, क्योंकि अभी तक इतनी बड़ी पार्टी को सदर नहीं है? देखिए इस वक्त जो हमारी दिल्ली में AICC में जो उथल पुथल हुई है उस वजह से ये थोड़ा रुक जाए, लेकिन ये बदकिस्मती है। चिट्ठी पहले तो ये दिखाया कि चिट्ठी का मतन क्या था, जैसा कि उन्होंने सोशल मीडिया में उस चिट्ठी को पोस्ट जो कर रहे हैं उस चिट्ठी का, वो है नहीं। उसमें लिखा है कि पार्टी टूट रही है, चैन चाहिए, ऐसे आदमी के हाथ में। ये भी बताइएगा क्या क्या आज आपको तलब किया गया है और उन लोगों को तलब किया गया है मीटिंग में जिन्होंने देखिए मैं ग्रास रूट लेवल से आ गया, मैं दिल्ली से नहीं आया हूँ। मैं यूथ कांग्रेस से लेकर पेरेंट कांग्रेस तक कोई ओहदा नहीं, जहाँ तक मैं जनरल सेक्रेटरी रहा, मैं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट रहा, मैं ब्लॉक प्रेसिडेंट रहा। दिल्ली से ऊपर से कोई खटोले की तरह आएगा यहाँ डिक्टेट करे, आए वो करे। हूँ पार्टी के लिए मैं जाति तौर कहता हूँ कि खून से मैंने ये पार्टी सीखी है। मैं एक चीज जानना चाहता हूँ, क्या आप लोगों को आज की मीटिंग में बुलाया गया है? किसी ने नहीं पूछा है मीटिंग क्या है, एजेंडा क्या है, किसको आना है, क्यों बुलाया, किससे पूछा है? अच्छा, तो जो बयान जारी किया गया पार्टी की तरफ से जो प्रेस रिलीज है उसके हिसाब से आप नहीं पार्टी में शामिल, आज मीटिंग में शामिल नहीं होने जा रहे हैं? नहीं, आप पूछेंगे क्यों नहीं जाएंगे? घर की बात है, घर में करेंगे। ये कल उनको करना था, ये कल ही अगर गुलाम नबी मोगा कोई चिट्ठी कोई अंतुल कहा होगा तो उसको बुलाना, बुला के देख के घर में बात, जैसे दिल्ली में हुआ है। आजाद साहब ने अगर चिट्ठी लिखी है या कपिल सिब्बल ने या और किसी साहब ने, मैडम ने नहीं बुलाया उनको, घर में घर की बात रखी है, समाधान निकल गया। ये क्या करें? बहुत शुक्रिया जी बात करने के लिए। चिट्ठी लिखी गई है, कांग्रेस ने आज सिलेक्टेड लोगों को बुलाया, लेकिन जिन्होंने चिट्ठी लिखी है उन्हें नहीं बुलाया गया। एक बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। बढ़ते जरा आगे, बात अब एक और पॉलिटिकल पार्टी की करते हैं, जहां कांग्रेस
आपको हम बता रहे हैं कि आज इजलास कर रही है, इससे पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इजलास किया और अब बारी सबकी है बीजेपी पर, क्योंकि खबर आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर इकाई की वर्किंग कमेटी का इजलास आज मुनक्किद होने जा रहा है। जम्मू कश्मीर में सियासी सरगर्मियां अब तेज हो रही हैं, जहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने गुज़श्ता दिनों मीटिंग की, आज भी मीटिंग का सिलसिला जारी है। कांग्रेस के बाद अब बीजेपी ने भी वर्किंग कमेटी का इजलास बुलाया है। इस बीच स्टेटहुड को लेकर 370 के बाद जो सूरत हाल रही है, जो बयानात आए हैं, उन पर आज तफसीली गुफ्तगू की जाएगी मीटिंग के दौरान। और माना जा रहा है कि पार्टी के अंदर जिस तरीके से अलग अलग बयान भी सामने आए हैं, उन सब पर आज बात हो सकती है। और आज श्रीनगर के अंदर भी अहम मीटिंग मुनक्किद होने जा रही है, जहां पर पार्टी के सीनियर लीडरान मुख्तलिफ अजला से, जिनको आज पार्टी हेड की तरफ से पार्टी ऑफिस में होने वाली मीटिंग में बुलाया गया है। और आज मौजूदा सूरत हाल और आगे की हिकमत अमली भी तय होगी। मौजूदा सूरत हाल पर भी पार्टी लीडरान बात करेंगे। सियासी मामला जो आज ये इजलास बड़ा इंपॉर्टेंट इसलिए है कि कुछ लोग दिल्ली से, कुछ जम्मू से और कुछ श्रीनगर से ज्वाइन करेंगे और तीनों जो है वो वर्चुअल कॉन्फ्रेंस के जरिए से, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए से आज का इजलास होगा। दिल्ली से जिन लोगों के शिरकत होने की उम्मीद लगाई जा रही है वो है नेशनल जनरल सेक्रेटरी मुरलीधर राव, ये दिल्ली से ज्वाइन करेंगे। उनके साथ साथ इस फंक्शन के अंदर नेशनल जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर अनिल जैन, बीजेपी के नेशनल वाइस प्रेसिडेंट भी वहां पर मौजूद रहेंगे, जबकि जम्मू के अंदर जो पार्टी के सीनियर लीडर हैं वो भी रहेंगे और पार्टी प्रेसिडेंट रविंदर रैना वहां पर मौजूद रहेंगे। और जम्मू के बाद जब श्रीनगर की बात करते हैं तो श्रीनगर के अंदर भी पार्टी के वर्किंग कमेटी के जो मेंबर्स हैं वो मौजूद रहेंगे ऑफिस के अंदर। और सुबह 11:30 बजे एक मीटिंग आपके पास 12:30 बजे है कांग्रेस की, उससे पहले 11:30 बजे भारतीय जनता पार्टी की वर्किंग कमेटी का इजलास श्रीनगर के अंदर, जम्मू कश्मीर के अंदर मुनक्किद होने जा रहा है। और दिल्ली, श्रीनगर और जम्मू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए यह मीटिंग हुई। अल्ताफ ठाकुर हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के तर्जुमान ज्वाइन कर चुके हैं, बहुत शुक्रिया अल्ताफ। फटाफट से जरा अपडेट कीजिएगा, भारतीय जनता पार्टी वर्किंग कमेटी का इजलास है, स्टेटहुड के हवाले से माना जा रहा है कि बात होगी, किस हद तक इस खबर की तस्दीक हम कर पाएंगे आपसे? गौर साहब शुक्रिया। देखिए आज स्टेट वर्किंग कमेटी का जो इजलास बुलाया गया है ये हर 3 महीने के बाद बुलाया जाता है। इसमें रहता है कि जो 3 महीने का एजेंडा हमने ले लिया है कि 3 महीने तक हमने क्या किया और कितना सक्सेसफुल हम वो काम कर सके जो 3 महीने, और आने वाले 3 महीनों तक जो क्या क्या काम पार्टी को करने हैं उसमें समाजी, सियासी हर पहलू पे नजर रखी जाएगी। देखिए आज की वर्किंग कमेटी मीटिंग ये वर्चुअल वर्किंग कमेटी मीटिंग है। इसमें हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट साहिबान और स्टेट ऑफिस बेयर और वर्किंग कमेटी के जो रेगुलर मेंबर्स है उनको मौजू किया गया। ये जम्मू श्रीनगर और दिल्ली से बरसा, जिसको एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए लाया गया है। और इसमें खासकर मैं समझता हूं इसमें खासकर रहेगा कि कोविड के दौरान पार्टी वर्करानों से कितनी काम की और जो आज प्रेजेंट जो सियासी चैलेंजेस है उन पे बहस होगी, उन पे बातचीत होगी और आइंदा जो 3 महीने तक कौन कौन सी काम पार्टी को करनी है और किस तरह से हम इसको इम्प्लीमेंट करें। और पिछले 3 महीने हमने क्या काम किया, हमने डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट साहिबान ने काम की, उनसे रिपोर्टिंग मांगी जा रही है। ये तो पार्टी है, लेकिन जो पॉलिटिकल रेजोल्यूशन की बात हो रही है, जो 2 करारदादें आज बीजेपी की तरफ से सामने रखी जा रही है, एक ये है जो हमें जरा से मालूम हो रहा है, वो ये है कि एक तो पॉलिटिकल प्रोसेस जो नया यूटी बना है इसमें नए तरीके से पॉलिटिकल प्रोसेस को इनिशिएट किया जाए और किस तरीके से उसको इनिशिएट किया जाएगा और क्या अल्फाज लिखे जाएंगे, एक तो उस पर सारा मरकूज किया गया है। और दूसरा स्टेटहुड को लेकर भी एक रेजोल्यूशन पार्टी की तरफ से सामने रखा जाएगा। क्या ये सही है, दोनों रेजोल्यूशन आज आ रहे हैं? देखिए गवर्नर साहब बिल्कुल सही है, 2 रेजोल्यूशन आ रहे हैं, लेकिन स्टेट वर्किंग कमेटी से पहले एक दिन स्टेट ऑफिस बेरियर्स की मीटिंग हुआ करती थी। इस बार वो कोविड की वजह से पॉसिबल नहीं है, अभी रेजोल्यूशन आना हमारे पास बाकी है, विद इन हाफ एंड 1 घंटे तक वो हमारे पास आ जाएगा। लेकिन जहां तक आपने कहा कि 2 रेजोल्यूशन, एक तो पॉलिटिकल रेजोल्यूशन, एक तो स्टेटहुड, हमने भारतीय जनता पार्टी की हमेशा यही मांग रही और ऑन द फ्लोर जब देश के प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री कहते हैं कि स्टेटहुड वापस जाए, और जो जम्मू कश्मीर का भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप या काडर है उनकी भी हमेशा यही मांग रही और आज फिर एक बार इस मांग को
उठाया जाएगा और सेंटर से यह अपील की जाएगी कि जम्मू कश्मीर को स्टेट को जल्द से जल्द वापस किया जाए। चलिए जी, बहुत शुक्रिया अल्ताफ ठाकुर। भारतीय जनता पार्टी के तर्जुमान बता रहे थे कि रेजोल्यूशंस भी हैं, यानी करारदादें भी आज पास होनी है, प्रोग्रेस कार्ड को भी चेक किया जाएगा और इस तरीके से दो बड़े इजलास, पॉलिटिकल इजलास, एक कांग्रेस जो बटा हुआ खीमा है वहां पर क्या कुछ होगा, किस तरीके की बात सामने होगी, और सबकी नजरें बीजेपी के इस रेजोल्यूशन पर भी रहेंगी, इस करारदाद पर रहेंगी, क्योंकि दो तीन बातें बीजेपी हेडक्वार्टर से लगातार सामने आ रही है। एक, जब राम माधव जी को कह रहे हैं, वो कह रहे हैं इनिशिएटिव जनाब शुरू हो गया जी, अब स्टेट रूट तक भी बात चली जाएगी। जब पार्टी के सेकेंड लाइन, थर्ड लाइन लीडर्स की बात सुनते हैं, वो कह रहे हैं कि जब तक आखिरी गोली बंद नहीं होगी जी तब तक स्टेट रूट नहीं मिलेगा। तो ये जो है आज इस पर भी थोड़ी सी क्लियरेंस जो है वो पार्टी के अंदर होगी, एक लाइन खींची जाएगी विद इन द पार्टी के आगे हमने किस तरीके से बढ़ते जरा आगे बात करते हैं फारूक अब्दुल्ला साहब की। जी आसिफ। बिल्कुल, जहां पर जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की पहले बात हो रही थी, उसके बाद कांग्रेस और बीजेपी की आज सरगर्मियां देखने को मिलेगी, लेकिन इस बीच डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की तरफ से बड़े बयानों का आना सामने शुरू हो चुका है। मीडिया नुमाइंदों से, न्यूज एजेंसी से, यहां तक कि गुलिस्तान न्यूज से भी उन्होंने खुसूसी इंटरव्यू के दौरान कई अहम बातें की और एक बार फिर उनका बड़ा बयान सामने आया जिसमें उन्होंने सियासी जमातों के इत्तेहाद को अवाम के मफाद में करार दिया और साथ ही साथ गुज़श्ता बरस जो 5 अगस्त को मरकजी सरकार की तरफ से एक तारीखी फैसला लिया गया है, जिस पर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि उस दिन ने 5 तारीख 2019 ने जम्मू कश्मीर के मसले को बैनुल अक़वामी मसला बना दिया, इंटरनेशनलाइज कर दिया और न सिर्फ हिंदुस्तान या पाकिस्तान के अंदर बल्कि चीन, यहां तक कि अमेरिका के सेनेट के अंदर और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल तक अब मसला कश्मीर पर बात होने लगी है। 5 अगस्त ने इस मसले को बैनुल अक़वामी सतह पर उजागर कर दिया और यह फैसला सरकार के लिए या जो मरकज की तरफ से फैसला लिया गया था, ये खुद सरकार के लिए बड़ा खतरा साबित हो रहा है। फारूक अब्दुल्ला का मानना है कि जिस तरीके से हाई कमिश्नर्स हमारे भारत के मुख्तलिफ देशों के अंदर जा रहे हैं और भारत की पोजीशन को क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं, दरअसल वो सफारती नाकामी है, नंबर 1। नंबर 2, यूरोपियन यूनियन का उन्होंने जिक्र किया कि क्यों उन्होंने अपने वक्त को यहाँ पर आने से रोका, उसके पीछे की वजूहात क्या है और जिस तरीके से अब इंटरनेशनल फोरम्स पर जम्मू कश्मीर के मसले को उठाया जा रहा है, ये दरअसल 5 अगस्त को लिए गए फैसले का नतीजा है कि चीन, पाकिस्तान, अमेरिका, रूस जैसे मुल्क भी खुलकर अब ये बात कह रहे हैं कि जिस तरीके से किया गया ये सही नहीं है। कल हमारे नुमाइंदे हिलाल हांजूरी के साथ खुसूसी इंटरव्यू के दौरान फारूक अब्दुल्ला ने ताबड़तोड़ हमले किए मरकज पर, लेकिन दिफा करते आए अपने फर्जंद उमर अब्दुल्ला का और कल कहा कि उमर ने जो बात कही है कि यूनियन टेरिटरी होते हुए वो चुनावी दंगल का हिस्सा नहीं बनेंगे, वो उमर का जाती बयान है, लेकिन पार्टी का बयान अभी आना बाकी है। पार्टी हतमी फैसला अभी लेगी कि किस तरीके से आगे बढ़ना होगा, लेकिन इत्तेहाद के हवाले से उन्होंने कहा कि 5 अगस्त से पहले पीडीपी और एनसी के बीच इख्तिलाफात बहुत थे, लेकिन अब कौमी मफाद को मद्देनजर रखते हुए पीडीपी और एनसी एक होकर एक प्लेटफॉर्म पर काम करेगी ताकि जम्मू कश्मीर के लोगों को फायदा मिल सके। हमारे साथ ब्रिगेडियर अनिल गुप्ता भारतीय जनता पार्टी के तर्जुमान भी है और काफी फायर ब्रांड भी है और तजिया भी काफी खूब करते हैं। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर अनिल गुप्ता हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। फारूक साहब का तलख बयान जी सामने आया है और सीधे से निशाना इस बार मरकज दोबारा और बड़े दिनों बाद फारूक अब्दुल्ला के ये तेवर देखने को मिले हैं। बहुत साहब देखिए, खबर तो खुद ही है 5 तारीख को दहशतगर्दी की, अलगाववाद की और पाकिस्तान की, पर यह हकीकत फारूक साहब नहीं मानेंगे क्योंकि फारूक साहब अब जो है वजूद की लड़ाई लड़ रहे हैं, एग्जिस्टेंशियल थ्रेट। उनको लग रहा है कि मैं कैसे एक्टिव रहूं, और जो मरकजी सरकार थी उन्होंने तो बहुत पहले से उनको इरेलेवेंट कर दिया था, कभी उनसे कुछ पूछा नहीं, कभी उनसे बातचीत नहीं की, और अब 5 अगस्त 2019 के बाद जम्मू कश्मीर के अवाम ने भी उनको इरेलेवेंट कर दिया है। इसलिए डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का बौखला जाना बहुत ही नॉर्मल है और इस प्रकार की बयानबाजी से लाइमलाइट में रहना और खासकर इस प्रकार की सेंसेशनल बयानबाजी करना जिन्होंने की नथिंग विदाउट अस, नथिंग अबाउट अस, विदाउट अस, ये सारी बातें जो है, देखिए जो पहले आपस में लड़ते थे कुर्सी के लिए वही अब इकट्ठे हो गए हैं क्योंकि अब इनके वजूद की बात है। इसलिए इनकी बयानबाजी को मैं तो सीरियसली नहीं लेता हूं और ना ही जम्मू कश्मीर का अवाम ले रहा है और ना ही मीडिया ले रहा है। हाँ, मीडिया में कुछ सेक्शंस हैं जो इनको तूल देते हैं क्योंकि काफी इनका संबंध रहा है मीडिया के साथ अच्छा,
और एक अनिल गुप्ता जी, एक बड़ा इंपॉर्टेंट ये है कि गुपकार डिक्लेरेशन 2 जब आया तो उसमें जो सिग्नेटरीज बताए गए, महबूबा मुफ्ती, नेशनल पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और सीपीआईएम, लेकिन रेस्ट ऑफ द जम्मू की जो लीडरशिप वॉइसेस थी वो वहां पर नजर नहीं आई। इसे हम कैसे देखें? बिल्कुल वही तो मैं कह रहा हूं ना, ये इन्होंने कहा, इनका जो डिक्लेरेशन थी उसमें कहा कि हम जेएनके की तरफ से बात कर रहे हैं, लेकिन जेएनके की तरफ से बात कहाँ है? ये तो वही पुराने घिसे पिटे कश्मीरी लीडर हैं। जम्मू का कोई लीडर वहां पे प्रेजेंट नहीं था, ना किसी की सहमति ली गई। जम्मू के लीडर तो बात ही नहीं कर रहे। जम्मू के लीडर तो कहते हैं हम तो स्टेटहुड के रेस्टोरेशन की बात कर रहे हैं। वो तो जीएम मीर से मिलने के लिए, जीएम मीर के साथ बिल्कुल वो नहीं रखते हैं, तारुफ नहीं रखते हैं। वो तो अपोज कर रहे हैं जीएम मीर को। कांग्रेस के बीच में फूट है। और बाकी जहां तक बात रही नेशनल कॉन्फ्रेंस की, वो तो नेशनल कॉन्फ्रेंस की जहां की जो यूनिट है जम्मू कश्मीर की, वो तो कुछ बोल नहीं सकते। पीडीपी यहाँ पर है ही नहीं है। तो ये सारी, मैं कह रहा हूं कि ये जो बात है सिर्फ इनके अपने वजूद की बात है, अपने आप को बचाने के लिए, अपने आप को रेलिवेंट रखने के लिए इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। अब जब बात करते हैं इंटरनेशनलाइजेशन की, देखिए पाकिस्तान की कोशिश करने के बावजूद भी ओआईसी ने इसके बारे में रेजोल्यूशन नहीं लाए, उन्होंने फॉरेन मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस नहीं बुलाई, और यहां तक कि पाकिस्तान को जिसका ये सहारा लेते हैं सऊदी अरेबिया ने दरकिनार कर दिया। तो ये किस बात की बात कर इंटरनेशनलाइजेशन की? जो चीन ने बात कोशिश की यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में लाने का रेजोल्यूशन, वो वहां पे माना नहीं गया। तो किस बात की बात कर रहे हैं? पुरानी बातें लेकर लोगों को गुमराह करना और उनको वही ख्वाब दिखाना जो कि 70 साल तक दिखाते रहे और नाकाम रहे। ये सिर्फ कुर्सी के लालची हैं और पहले कुर्सी के लड़ते थे, अब अपने आप को बचाने के लिए इकट्ठे हो गए। बहुत शुक्रिया जी अनिल जी हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। फटाफट से श्रीनगर चलते हैं जहां से सईद तजम्मुल भी हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं और सईद रूफ फारूकी भी हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। सबसे पहले सईद तजम्मुल आपके पास आ रहे हैं जी। तजम्मुल ये बताइएगा, फारूक अब्दुल्ला साहब इन दिनों बड़े इंटरव्यू दे रहे हैं, कल गुलिस्तान न्यूज को भी एक खुसूसी इंटरव्यू दिया, आज मैंने मुख्तलिफ अखबारात में भी उनके इंटरव्यूज जो है वो पढ़े हैं। लाइन ऑफ एक्शन जो है वो थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है। जहां पर उन्हें पता है कि मैंने लोकल ऑडियंस से बात करनी है तो वहां पर एक तलख लाइन है, जहां उन्हें पता है कि ये लाइन जो है वो अक्रॉस द जम्मू कश्मीर जाएगी और नेशनल हुकअप पर इसको टोक किया जाएगा और इसे काफी सीरियसली लिया जाएगा, वहां पर एक सॉबर और सॉफ्ट लाइन है। और जो इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए पेपर्स में आज छपा है वहां पर एक और लाइन है। ये 3 अलग अलग बातें हैं। ये फारूक साहब का नेचर है या वक्त की मजबूरी है? गवर साहब देखें, बहुत बहुत शुक्रिया। आसिफ रशीद आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। जम्मू कश्मीर में सियासी लीडरान की हमेशा से कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर के वजूद की जो लड़ाई है उन्होंने लड़ी है। और ब्रिगेडियर साहब जिस तरह से कहते थे कि पीडीपी का अकाउंट जम्मू में नहीं है, ये वही पीडीपी थी जो कल बीजेपी के साथ अलायंस में थी। और सीपीआईएम और कांग्रेस पार्टी का प्रेसिडेंट उस गुपकार डिक्लेरेशन का सिग्नेटरी होना, मुझे लगता है कि इसमें अब जम्मू कश्मीर लद्दाख को अलग अलग रास्तों से खोजने की तलाश नहीं है। ये टनल नहीं बनाने हैं, ये बल्कि एक पॉलिटिकल ओपिनियन बनाने हैं। डॉक्टर अब्दुल्ला का बयान, जम्मू कश्मीर में जब भी हम सियासत की बात करते हैं तो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का कद इस वक्त सबसे ऊंचा, और इसे तस्लीम करने में शायद किसी को कबाहत नहीं होनी चाहिए। डॉक्टर अब्दुल्ला के बयान, जी हाँ बिल्कुल, जिस अंदाज से दिए जा रहे हैं, देखें हर अखबार की, हर टेलीविजन की, हर कौमी अखबार की अपनी पॉलिसी, अपनी मजबूरियां, और नेशनल कॉन्फ्रेंस की क़यादत ने जिस तरह से उमर अब्दुल्ला से शुरू किया कि आप टेलीविजन और उसके बाद न्यूज एजेंसीज, अखबारात के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस के बजाय एक्सक्लूसिव 1-to-1 जाने के लिए जो इस वक्त कोशिश है, वक्त साफ तौर पर तकाजा कर रहा है कि जम्मू कश्मीर में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को ही, जो पॉलिटिकल स्ट्रीम में इस वक्त सबसे बड़े प्लेयर हैं, उनकी बात को मुझे लगता है कि किसी को इनकार नहीं होना चाहिए। लेकिन डॉक्टर अब्दुल्ला, चूंकि जब हम गुलिस्तान टेलीविजन चैनल के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू की बात करें तो उसी के हाशिए में जब हम स्टेटहुड की बात करते हैं, बाकी मसलों पर उनकी जो आरा है, मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर का बेशतर अवाम जो है उससे इत्तेफाक रखता है। लेकिन बहुत सारे मामलात हैं जिन पर बाकी पार्टियां इत्तेफाक नहीं रख सकती है। लेकिन जो कुछ भी हो, फारूक अब्दुल्ला ने बिलाखिर जो कुछ मरकज ने करना था उन्होंने किया, जो कुछ फ्लोर ऑफ द हाउस करना था पार्लियामेंट ने उन्होंने किया, जितना पुलिस, जितना सिक्योरिटी एजेंसीज, फोन, मोबाइल, नेट बंद करना था वो हो गया। अब कहते हैं कि देर आए दुरुस्त आए, और अंधेरा जो है उसका कहीं ना कहीं उजाला जरूर है। जब मेन स्ट्रीम पार्टियां बाहर आएंगी वो अपने ही मुल्क से शिकवा करेंगे, अपने ही प्राइम मिनिस्टर से, अपने ही होम मिनिस्टर से, अपने ही पार्लियामेंट से शिकवा करेंगे कि यहां पे ये नहीं होना चाहिए था। जो कुछ मरकज ने करना था उन्होंने किया। अब अगली बारी जो है वो अगले 2 महीने तक
जम्मू कश्मीर के मेन स्ट्रीम पार्टियों को ही सुनना होगा, मरकज को, और उसके बाद इज्तिमाई सोच के साथ आगे बढ़ना होगा। मुझे लगता है डॉक्टर अब्दुल्ला इस वक्त फ्रंट से लीड कर रहे हैं जम्मू कश्मीर के। फारूक अब्दुल्ला की तरफ से इंटरव्यू के दौरान एक और चीज का जिक्र किया गया कि इस वक्त और ज्यादा भरोसा मरकज पर नहीं किया जा सकता और जो कुछ इन्हिसार करेगा वो जो खासतौर से जो इलाकाई जमातें हैं उनका इकट्ठा होना काफी ज्यादा इस पर निर्भर करेगा। और दूसरी तरफ मरकज से भी बार बार मरकज के सामने मुतालबा किया जा रहा है कि मरकज की तरफ से जो कुछ जम्मू कश्मीर के लिए फैसले किए गए गुज़श्ता बरस उन पर नजरसानी होनी चाहिए। ये मरकज से भी मुतालबा करना और ये भी कहना कि सिर्फ सियासी जमातें ही सब कुछ कर सकती हैं, इसको किस कॉन्टेक्स्ट में इस बयान को देखा जाए डॉक्टर फारूक? आसिफ रशीद, देखिए जब हम स्टेक होल्डर्स की बात करते हैं तो काफी ज्यादा प्लेयर्स हैं, बड़े बड़ी पार्टियां हैं, लेकिन जब अब विद इन कॉन्स्टिट्यूशन आप बात करते हैं, देखिए एक तबका है जो कॉन्स्टिट्यूशन को और इलेक्टोरल अटेंडेंस को यकीन नहीं करता, उसकी वजह 87 के इंतखाबात में उनके मुताबिक इंतखाबात में रिग होना है। लेकिन उसके बाद जब आप स्टेक होल्डर्स में रीजनल पार्टीज की बात करें, एक पार्टी बनते बनते काफी टाइम लगता है। अभी अपनी पार्टी लॉन्च नहीं हुई, इतना ज्यादा क्रिटिसिज्म हुआ जी एजेंसीज की है, बीजेपी की है, लेकिन कोशिश तो हुई। जब हम रीजनल पार्टीज के इत्तेहाद की बात करते हैं, मुझे लगता है कि जिस तरह से हमसाए मुल्क से भी आवाजें उठी और इस गुपकार डिक्लेरेशन को कहीं ना कहीं उस पर चर्चा शुरू हुआ, मुझे लगता है कि गुपकार डिक्लेरेशन ही यही था कि हम सब इकट्ठे होकर प्राइम मिनिस्टर को, प्रेसिडेंट को, वाइस प्रेसिडेंट को और तमाम मुल्क के जो मुफक्किर रखने वाले लोग हैं, जो हसास तबके से ताल्लुक, उनके पास जाएंगे। यशवंत सिन्हा जैसी शख्सियत इस पे बात करते हैं। सही तजम्मुल आपको एक मिनट में रोक रहा हूं, बड़ा मुश्किल है ये, लेकिन अब नाजरीन के लिए इसकी वजाहत भी काफी ज्यादा जरूरी। याद माजी बड़ी अजाब है यार, अब छीन ले कुव्वत हाफिजा मेरा। गोलबाग की तकरीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की, 87 की तकरीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की, 96 की तकरीर नेशनल कॉन्फ्रेंस, ये तो कोई नहीं भूल सकता है ना जम्मू कश्मीर में। और आज स्टेटहुड की बात, ये वही फारूक साहब है ना जो आज भी पार्लियामेंट के मेंबर और कह रहे हैं कि मुझे मरकज से कोई तवक्को नहीं है, लेकिन पार्लियामेंट के रुकन है। ये वही नेशनल कॉन्फ्रेंस के 3 अरकान आज भी पार्लियामेंट के अंदर सवाल पूछते हैं, जवाब देते हैं, जिस पार्लियामेंट में इनके शिकवे हैं। ये डबल क्रॉस पॉलिसी तो सीधी है। न तो गोलबाग की तकरीर कहीं दिखी, न इकबाल पारक का वो डिक्लेरेशन कहीं है, और ना ही वो खुद अपने गुपकार डिक्लेरेशन पर कायम है। सवाल तो ये पैदा होता है यहां पर। गौर साहब, देखिए आपका बिल्कुल एनालिसिस बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो एक मेन स्ट्रीम पार्टी है जो जम्मू कश्मीर में सियासत किसी न किसी हद तक शेख साहब के इंतकाल के बाद जो कुछ ड्रामाई तब्दीलियां हुई या उनके इक़्तिदार के दौरान, उसके बाद अगर आपको याद होगा कि 87 के बाद या 83 के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस अभी तक कोई मेजॉरिटी के साथ इलेक्शन ही नहीं जीती ना। 87 की बात करें तो क्या कुछ मामला चले, उसके बाद 96 के इलेक्शन देखिए, उसके बाद 2008 के देखिए, 2014 के देखिए। लेकिन जम्मू कश्मीर की नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास, हमारे पास डॉक्टर अब्दुल्ला से बढ़कर अभी सियासी लीडर है कौन जो इस वक्त मरकज के साथ, पार्लियामेंट के साथ, बीजेपी के साथ, आरएसएस के साथ, कम्युनिकेशन के साथ बातचीत करे। इसलिए मुझे लगता है कि एक कैप्टन टीम का होना लाजमी है। जम्मू कश्मीर की रीजनल पार्टीज मेन स्ट्रीम पार्टियां हैं, इनका दिल्ली इस्लामाबाद के साथ ज्यादा राब्ता ना हो, बल्कि कश्मीर और दिल्ली के बीच में जो बुनियादी सहूलियात के हवाले से मामला है उनको मजीद स्ट्रॉन्ग करना है। लेकिन चलिए बढ़ते जरा आगे, क्योंकि और भी खबरें हैं, इसको मैं ड्रॉप कर देता हूं। यहां पर एक और खबर जो है हमारे पास है, मैं दोनों के पास, मैं सईद रूप आपके पास भी होंगे क्योंकि बड़ी खबर आ रही है। एक तो पहले जरा नेशनल कॉन्फ्रेंस की एक और खबर आपको बताते चल कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो पिटीशन हाईकोर्ट के अंदर दिया था, जिसमें उन्होंने लीडरों की रिहाई के हवाले से कर दिया था, उस पर वो आप प्रेस नहीं करेंगे पिटीशन को, क्योंकि लगभग सारे लीडर जो है वो रिलीज हो गए और सबने फारूक अब्दुल्ला के साथ जो है मुलाकात की है, इसलिए वहां पर पिटीशन में अब वो 16 नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडरों के लिए प्रेस नहीं होगा जी। अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं कोविड-19 की, क्योंकि 9:17 हो गए हैं, वक्त जल्दी के साथ जा रहा है, इसलिए और भी कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपके साथ शेयर करनी है पॉलिटिक्स के बगैर भी। कोविड-19 की बात आपके सामने रखते हैं, और कोविड-19 की जब हम बात करते हैं तो आज बारामूला के अंदर बंद किया गया है। परसों हमने देखा था, पिछले दिनों जब हम बात कर रहे थे इसी प्रोग्राम में कहा था गांधरबल भी 2 दिन बंद था, जिस पर वहां के लोग कह रहे थे भैया ये तो सही बात नहीं है, लेकिन आज बारामूला से खबर है वहां पर रेस्ट्रिक्शन इन्फोर्स कर दी गई है। 7 लोगों की मौत कल 24 घंटों के दौरान हुई है और 600 से ज्यादा लोग जो है वो पॉजिटिव पाए गए हैं, और कुल मिलाकर तादाद जो है वो 33,000 से ज्यादा अब हो गई है जम्मू कश्मीर के अंदर। और जब हम जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, कोविड-19 की बात करते हैं, तो शायद ही वो कोई डिस्ट्रिक्ट होगा जहां पर आपको कोविड पॉजिटिव पेशेंट ना मिले।
चलिए, कुल मिलाकर इस वक्त 600 से ज्यादा अमवात और 636 तक आंकड़ा पहुंच गया है। मजीद अमवात की खबर मिल रही है। इंतजामिया ने हालांकि तस्दीक इसकी नहीं की है। सरकारी बुलेटिन के मुताबिक 636 अमवात हुई है। बारामूला में थोड़ी देर हम बात चलेंगे हम अपने नुमाइंदे के पास, वो भी बराह रास्त हमारे साथ ज्वाइन करेंगे। सैयद रूफ फारूकी श्रीनगर से हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। सैयद, शुमाली कश्मीर के अंदर तो इंतजामिया दोबारा पाबंदियां लगा रही हैं, लेकिन श्रीनगर के अंदर भी जहां पर ज्यादा केसेस श्रीनगर जिले से सामने आ रहे हैं, क्या कुछ मजीद तफसीलात हैं और इंतजामिया क्या दोबारा लॉकडाउन या पाबंदियां लगाने पर दोबारा कुछ गौर खोज कर रही है? नहीं, पाबंदियां लग रही है या कुछ और मामला है? क्योंकि जहां बारामूला की बात करें तो उतना वहां पे ज्यादा केसेस नहीं है। जहां हमने गांधरबल की बात की उतने केसेस नहीं है। हाँ, श्रीनगर में बहुत केसेस आ रहे हैं, हर रोज 100 से ज्यादा आंकड़े आ रहे हैं, मगर श्रीनगर में अभी बंद नहीं है। श्रीनगर में ऐसा कोई माहौल नहीं है। तो मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि जहां अभी मुहर्रम हराम के अयाम चल रहे हैं, 10 मुहर्रम भी आने को है, तो इस बीच में अगर के शिया एसोसिएशन ने या जो सरकार है उन्होंने कहा कि इस साल जुलूस नहीं निकले, कहीं ना कहीं लोग जो है वो बाहर आने की कोशिश करेंगे, वो जुलूस निकालने की कोशिश करें, जैसा माहौल दिख रहा है। तो उस वजह से मुझे लग रहा है कि पाबंदियां लगाई जाएगी। 2-3 दिन ऐसा पाबंदियां लग सकती है। मगर क्या कोविड की वजह से ये सब पाबंदियां लगाई जा रही है? तो ये समझ से बाहर है, क्योंकि ना बारामूला उतना हॉट है, ना गांधरबल उतना हॉट जोन बना हुआ जितना श्रीनगर बना हुआ। तो श्रीनगर एडमिनिस्ट्रेशन को, डिविजनल इंतजामिया को पहले श्रीनगर को बंद करना चाहिए था, जहां मार्केट खुले हैं, जहां गाड़ियां चल रही है, जहां वायलेशन हो रही है, जहां एसओपी को फॉलो नहीं किया जा रहा है। तो ऐसा नहीं लग रहा कि दोबारा आपके पास लौटेंगे। इरशाद भी हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं, हमारे नुमाइंदे बारामूला से। इरशाद, क्या कुछ तफसीलात हैं? बंद आज इंतजामिया की जानिब से दोबारा लॉकडाउन 5 दिन का कर दिया गया है। क्या सुबह सुबह आज किस तरह की सिचुएशन डिस्ट्रिक्ट के अंदर, टाउन के अंदर खासतौर से? जी बिल्कुल आसिफ जी, अगर हम शुमाली कश्मीर के जिले बारामूला की बात करें, कल यहाँ पे जो है जिला तरक्याती कमिश्नर बारामूला डॉक्टर टी.एन. साहब ने जो ऑर्डर निकाला, फिलहाल यहाँ पे जो है जिले बारामूला में तमाम जो है जो दुकानें हैं वो बंद रहेंगी। इसके साथ साथ जो प्राइवेट इदारे हैं वो बंद रहेंगे, क्योंकि अगर हम कोविड-19 पैंडेमिक की जो सूरत हाल देखेंगे जो है उसमें इजाफा ही देखने को मिल रहा है। अगर हम यहाँ इस शुमाली कश्मीर के जिले बारामूला की बात करें, क्योंकि एक बड़ा डिस्ट्रिक्ट माना जाता है, इसके साथ साथ उड़ी या रफियाबाद, सोपोर, पाटन, यहाँ पे जो है जो कोरोना के केसेस हैं उनमें इजाफा ही देखने को मिल रहा है। फिलहाल जो है यहाँ पे धारा 144 आरपीसी के सेक्शन के तहत जो है 34 डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत जो है यहाँ पे पूरी तरह से जो है रिस्ट्रिक्शन लगाई जाएगी। इरशाद, ये लॉकडाउन सिर्फ टाउन के अंदर है, सोपोर पटन तक ही महदूद है, या फिर दूर दराज इलाकों को भी बंद किया गया, बंदिशें उस तरफ भी हैं? जी बिल्कुल, अगर हम शुमाली कश्मीर के जिले बारामूला की बात करें, चाहे सोपोर या बदरगाम, इसके साथ साथ जो पटन, चाहे टंगमर की बात करें, यहाँ पे जितने भी कारोबारी सरगर्मियां हैं वो फिलहाल जो है बंद रहेंगे। इसके साथ साथ जो ट्रांसपोर्ट है वो बंद रहेगा। चलिए जी, बहुत शुक्रिया जी इरशाद हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। लेकिन आप सैयद रूफ हमारे साथ बने रहिएगा। खबर अब सरकार की बताएंगे आपको, क्योंकि अब सरकार कह रही है कि जो हमने स्कीम लाई है जी डेयरी फार्म्स खोलने के लिए और इंटीग्रेटेड डेयरी डेवलपमेंट स्कीम जो जम्मू कश्मीर हुकूमत ने जारी की है, जिसमें कहा गया कि अगर आप माल मवेशी, भेड़ या बड़े जानवर बाहर से लाते हैं उसमें आपको 50% रियायत सब्सिडी मिलेगी। और उसके बाद हमने देखा कि काफी नौजवान जो है वो इसकी ओर माइल हो रहे हैं और काफी ज्यादा जानवरों को जो है वो बैरून रियासत से जम्मू कश्मीर लाने की कोशिश की जा रही है। अब एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट की तरफ से और मुतल्लिका इदारों की तरफ से यह कहा गया कि जितने भी जानवर आएंगे वो क्वारंटाइन जाएंगे, वो क्वारंटीन रहेंगे। उसके बाद उनका एसेस होगा, फिजिकल टेस्ट होगा, अगर वो पास हुए तब जाकर वो उस आदमी को दिए जाएंगे जिन्होंने उसको लाया होगा। तो इस तरीके से अब जम्मू कश्मीर के अंदर जितने भी जानवर बाहर से आएंगे वो क्वारंटाइन रहेंगे। जो लोग उन्हें खरीद रहे हैं उन्हें लखनपुर पर बाज़ाब्ता तौर पर रजिस्ट्री करनी होगी, परचेज रजिस्टर दिखाना होगा। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एनिमल जितने भी होंगे, जिस तरीके का भी जानवर बाहर से आएगा उसे बाज़ाब्ता तौर पर फिजिकल चेक किया जाएगा और फिजिकल चेकअप के बाद उसे जो है वो आगे लेने की इजाजत होगी। यह खबर क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि पिछले कई हफ्तों से जानवर लाए जा रहे थे, क्योंकि स्कीम तकरीबन 1-1.5 महीना पहले लॉन्च हो गई थी, तो उसके बाद काफी ज्यादा रुझान लोगों का इसकी ओर बढ़ा और उसके बाद हमने देखा कि बहुत सारे जानवर आए, जिसके बाद यह खदशा जाहिर किया गया कि जब वो आते हैं
तो वो ड्राइवर का तो टेस्ट होता है लेकिन जानवरों का टेस्ट नहीं होता, अब उन्हें क्वारंटाइन रखा जाएगा। सईद फारूकी, क्या कुछ तफसीलात इस बारे में कुछ और है आपके पास? क्योंकि जो कमिश्नर सेक्रेटरी एनिमल एंड शीप हस्बेंड्री डिपार्टमेंट है नवीन के चौधरी, उन्होंने बाज़ाब्ते तौर पर यह ऑर्डर निकाला है कि इंपोर्ट जो भी होगा यानी बाहर रियासत से जो भी जानवर आएगा उसे अब क्वारंटाइन रहना होगा। जी गौर, जो कंसर्न यहाँ के लोग हैं एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट से, उन्होंने कहा कि सरकार ने ऑर्डर अब निकाला है कि जो भी लोग जानवर बाहर से आएंगे अब उनको क्वारंटाइन, खासकर जो फार्मर्स के लिए जानवर लाए जाएंगे उनको क्वारंटाइन में रखा जाएगा और फिर उनके बाज़ाब्ता तो टेस्ट लिए जाएंगे और उनके लिए भी जो मुकर्रर दिन है वो वहां पे रखे जाएंगे, फिर टेस्ट किए जाएंगे, फिर उनको अगर वो सही निकले तो उनको जो लोग जो लोगों ने अप्लाई किया जिनके लिए लाया जाएगा उनको दिया जाएगा। मगर 2-3 सवाल यहां से गौर मैं करना चाहता हूं सरकार को, और आप भी मुझे लग रहा है कि इसका जवाब दे सकते हैं कि जो लोग हम मीट के लिए जब जानवर आते हैं, जो पेड़ आते हैं, तो क्या उनको फिर क्वारंटाइन करने की जरूरत नहीं है? उनको तो सीधे मंडियों से लाके यहाँ जो मीट फरोश है उनको दिया जाता है और दूसरे दिन वो दुकानों पे होती है वो मीट की सूरत में, तो क्या उनको क्वारंटाइन करने की जरूरत नहीं है? इस पे तो शायद सरकार ने कुछ कहा ही नहीं। चलिए दोबारा आपके पास लौटेंगे। एक चीज और भी यहां पर आपको बताते चलें कि इस वक्त कोविड-19 के केसेस जहां पर हालांकि शुमाली कश्मीर के अंदर इंतजामिया ने बंद दोबारा से 5 दिन का लॉकडाउन का ऐलान किया है। दूसरी तरफ श्रीनगर के अंदर हालांकि किसी तरह की पाबंदियां नहीं है, लेकिन कल कुछ और लोगों की तरफ से इशफाक ये भी शिकायत की जा रही थी कि मास्क के लिए सरकार की तरफ से 1000 रुपया, अगर कोई मास्क नहीं पहनता तो 1000 रुपए तक का जुर्माना उन पर आयद किया जाएगा। लेकिन बावजूद इसके एक बड़ी तादाद इस वक्त शुमाली कश्मीर से सेंट्रल कश्मीर तक विदाउट मास्क बाजारों के अंदर खुलेआम घूमती नजर आती है। देखिए, हमने पहले भी एक स्टिंग दिखाया था और उसके बाद हमने फुल फ्लेजेड कैमरा लेकर भी लोगों के पास चले गए थे, और जब आप रेशियो देखेंगे, जो अभी हमारे कुछ व्यूअर्स भी पूछ रहे हैं कि बारामूला क्यों जी बंद है, जनाब आप फिगर्स को चेकआउट कीजिएगा, आपको पता लगेगा कि अमवात शरह किस तरीके से बढ़ रही है, और उसको रोकने के लिए, वो साइकिल ऑफ चेन तोड़ने के लिए, या कुछ दिनों के लिए ये बंदिशें होती हैं। और मेरे ख्याल से डिप्टी कमिश्नर साहब थोड़ी देर में हमारे साथ ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे, थोड़ी और वजाहत उनसे चाहेंगे, क्योंकि लोग जो पूछ